आज हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के विषय में पढ़ेंगे। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस पर शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, परिस्थितियों, मूल्य इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, शासन प्रणाली, सामाजिक दर्शन, परिस्थिति, मूल्य आदि सभी का प्रभाव पड़ता है इस पर। सामाजिक दर्शन तथा संस्कृतियों के आधार पर शिक्षण के अर्थ को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। लोकतंत्र में शिक्षण, एक तंत्र के बिना शिक्षण, हस्तक्षेप के बिना शिक्षण। ठीक है, शिक्षण अधिगम की विशेषताएं। शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं का आधार मनोविज्ञान है। ठीक है, मतलब शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रियाएं हैं उनका आधार मनोविज्ञान है। यह अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावशाली एवं व्यवस्थित, यह अधिगम को की क्रियाओं को प्रभावशाली एवं व्यवस्थित बनाता है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत ज्ञान प्रदान करना एवं मार्गदर्शन कराया जाता है। शिक्षण का अर्थ अधिगम तथा शिक्षण की समस्त की प्रक्रियाओं के संगठन से संबंधित है। शिक्षण अधिगम कला एवं विज्ञान दोनों ही होता है। शिक्षण अधिगम एक कौशल युक्त क्रिया है जिसमें सांकेतिक, क्रियात्मक तथा शाब्दिक व्यवहार निहित है। शिक्षण अधिगम के 2 मुख्य अंग होते हैं, सीखने वाला तथा सिखाने वाला। ये शिक्षण अधिगम के 2 अंग होते हैं। शिक्षण अधिगम के सामान्य सिद्धांत। शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण प्रक्रिया की विवेचना के आधार पर कुछ सामान्य शिक्षण सूत्र बताए, जो कि निम्न प्रकार हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मतलब ज्ञात वस्तु है जो आप उसे अज्ञात की ओर ले जाना। इस प्रक्रिया में छात्र जिस बात को जानता है उसे ही आधार बनाकर अज्ञात वस्तुओं की जानकारी दी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए दिल्ली भारत की राजधानी है। यह तथ्य छात्र को ज्ञात है, मतलब जानता है छात्र की दिल्ली भारत की राजधानी है। अब उसे दिल्ली की भौगोलिक स्थिति का भौगोलिक स्थिति ज्ञात करनी है। दिल्ली को जानता है लेकिन वहाँ की भौगोलिक स्थिति के विषय में छात्र अच्छे से नहीं जानता, तो उसके बारे में उसे जानकारी देनी है। दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षक को यह ज्ञात होना चाहिए कि बालक का मानसिक विकास इतना अधिक नहीं होता कि वह छोटी सी उम्र में सूक्ष्म या अमूर्त को समझ सके। उसमें केवल दृश्यमान वस्तु द्वारा ही सूक्ष्म को समझने की क्षमता को विकसित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए बालक द्वारा हाथी को देखकर उसका प्रत्यय बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त मॉडल चार्ट जैसे अनेक उदाहरणों में से किसी भी वस्तु का वर्णन करना आसान होता है। इसे स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहा जाता है। नंबर 3, विशेष से सामान्य की ओर। इस प्रक्रिया में पहले किसी विशेष वस्तु या पदार्थ पर क्रियाओं को प्रस्तुत किया जाता है, इसके पश्चात ही उनके सामान्य निष्कर्षों पर पहुंचा जाए। उदाहरण के लिए किसी भी एक फूल के चित्र को दिखाकर अन्य फूलों की जानकारी देना, मतलब विशेष बात से सामान्य बात की ओर विद्यार्थी को ज्ञान देना। अनिश्चित से निश्चित की ओर, किसी अनिश्चित वस्तु से निश्चित की ओर जाना। कभी कभी बालक किसी वस्तु को देखकर तथा अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कुछ अनिश्चित विचार रखता है। इन्हें अनिश्चित विचारों के आधार पर निश्चित एवं स्पष्ट विचार बनाए जाने चाहिए। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शिक्षण प्रक्रिया में यह अवश्य ही ध्यान में रखा जाए कि बालक को एक बार ही शब्द, वाक्य, भाव या अर्थ का विश्लेषण करके से छोड़ा न जाए, वरन शब्द में उनका विश्लेषण करके, मतलब विद्यार्थी को किसी भी बात को स्पष्ट रूप से समझाया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक से तार्किक ज्ञान की ओर। इस प्रक्रिया द्वारा बालक को पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता और रुचि के अनुकूल हो, मतलब छात्रों के स्तर को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाना चाहिए, कहने का मतलब इसमें है। नंबर 7, सरल से कठिन की ओर। इस प्रक्रिया में बालक को पहले सरल ज्ञान दिया जाता है, तत्पश्चात कठिन विषयों का। उदाहरण के लिए सरल शब्दों, वाक्यांश, मुहावरा, ये व्याकरण के ज्ञान के लिए आवश्यक होता है कि मतलब पहले सरल पढ़ाया जाए, फिर कठिनता की ओर विद्यार्थी को कठिन ज्ञान देना चाहिए। नंबर 8, पूर्ण से अंश की ओर। इस सिद्धांत के माध्यम से पहले वाक्य, फिर शब्द तथा वर्ण की शिक्षा दी जाए। उदाहरण के लिए हिंदी शिक्षक को पहले छात्रों को कविता वाचन कराना, मतलब पहले विद्यार्थियों को कविता पढ़ाई जाए, उसके बाद उसकी व्याख्या की जानी चाहिए। नंबर 9, प्रकृति का अनुसरण। शिक्षण अधिगम की इस प्रक्रिया में बालकों को अनुसार तथा प्रकृति अवतरण में शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा अधिगम के सिद्धांत। शिक्षण
उद्देश्यपूर्ण हो, क्योंकि बिना उद्देश्य के शिक्षण सफल नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री उद्देश्यपूर्ण हो। पाठ्यक्रम का चुनाव इस प्रकार हो कि वह शिक्षण के सभी उद्देश्यों को पूर्ण करे। पाठ्यक्रम को इकाइयों पाठों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिससे बालक सरलता से एक स्तर से दूसरे स्तर तक जा सके। इसे विभाजन सिद्धांत भी कहते हैं। पठित सामग्री की उपयुक्त पुनरावृत्ति से बालक का अधिगम दृढ़ होता है और साथ ही इसमें स्पष्टता आती है। इसे पुनरावृत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। शिक्षण के सामान्य मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। प्रेरणा का सिद्धांत। यह सिद्धांत अधिगम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रेरणा से बालक में रुचि का विकास होता है। मतलब कहने का यही कि विद्यार्थी को प्रेरणा दी जानी चाहिए, उसके बाद उसमें रुचि जागृत होती है किसी भी विषय के प्रति। नंबर 2, रुचि जागृत करने का सिद्धांत। बालक में शिक्षण तब तक कारगर नहीं होगा जब तक उसमें सीखने अधिगम की रुचि जागृत नहीं है। मतलब जब तक शिक्षण विद्यार्थी तब तक पढ़ना पसंद नहीं करते जब तक वे किसी भी विषय के प्रति रुचि ना लें, किसी भी विषय में रुचि ना लें। नंबर 3, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत। यह अधिगम का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें बालक को भी सीखने में उस समय आनंद आता है जब वह क्रिया द्वारा स्वयं सीखता है, मतलब स्वयं करके सीखना। इसका मतलब ये है। आगमन से निगमन की ओर। यह शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग शिक्षण द्वारा विषयों में किया जाता है। हिंदी विषय के शिक्षक इन विधियों का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आगमन, पहले विद्यार्थियों से ज्ञान का आगमन होता है, उसके बाद उन्हें सिखाया जाना, इस तरह से यह विधि है।